तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो को लेके आ चुके हैं गुजरात धुलेरा। आज मैं आ चुका हूँ अजय भाई से मिलने। नमस्कार अजय भाई, कैसे हैं? नमस्कार इंद्र भाई, कैसे हैं? तो आज अजय भाई के साथ हम आ चुके हैं। अजय भाई धुलेरा के अंदर, कासिंद्रा के अंदर ऑफिस है अजय भाई का, और यहाँ पे ये बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें अपना एक्सपीरियंस, तो 5 साल के करीबन का एक्सपीरियंस हो चुका है अजय भाई को गुजरात के धुलेरा के अंदर काम करते हुए। और गुजरात को जो इनके समझने का एक्सपीरियंस है ना, वो इनसे अच्छा कोई समझा नहीं सकता आपको। तो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको गुजरात के जो धुलेरा के अंदर जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं, जो पेनी पॉइंट्स हैं कि कैसे वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ कर सकते हो, कि कैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, किस तरीके से पेपर वर्क चेक करें, किस तरीके से एंट्री और एग्जिट का प्लान करें। बिकॉज सब एंट्री तो बता रहे हैं, लेकिन एग्जिट भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक रियल स्टेट का जो दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज इन्हीं चीजों को हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे अजय भाई के साथ। तो अजय भाई, आज जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आपके धुलेरा का एक्सपीरियंस पूरा जानना है मुझे। तो थोड़ा सा पहले आप ये बताइए कि धुलेरा क्यों चुन लिया आपने, कि यही करना है, कुछ नहीं करना? भाई, सबसे पहले तो इंद्र भाई मैं आपका स्वागत करता हूँ गुजरात में स्पेशली। बिल्कुल। और इतने अवेयरनेस के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। क्यों चुनना चाहिए धुलेरा? हाँ। धुलेरा, आप डिजिटली जाओगे, डिजिटल इंडिया चल रहा है फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग के साथ डिजाइन किया हुआ शहर है। बिल्कुल एजुकेटेड लोगों के लिए है। फ्यूचर जो देख रहे हैं ना, फ्यूचर के लोगों के लिए है। बिल्कुल। सबसे पहले ईच एंड एवरीथिंग प्लान्ड है। सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट का फोकस है। बड़ी बात। सो गवर्नमेंट इसको लेके 2040 2050 तक की प्लानिंग कर रही है कि आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। आज की डेट में भी हम धुलेरा को जाएं, पूरे वर्ल्ड में सेकंड शहर है जो प्लेटिनम रेटेड है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा। ठीक है। और अकेला एक शहर है जो ग्रीन फील्ड है। दूसरा, आपने विजिट किया हो या किसी और इन्वेस्टर ने विजिट किया हो, तो बिल्कुल बैरल लैंड है। बिल्कुल। और बैरल लैंड के साथ आप कनेक्टिविटी देखोगे, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जहाँ बड़े बड़े शहर हैं वहां एक्सप्रेस वे अभी निकाल रही है सरकार। यहाँ कुछ नहीं है, जनसंख्या नहीं है, फिर भी एक्सप्रेस वे निकाल रही है। बिल्कुल। मेट्रो निकाल रही है सरकार। बिल्कुल। दूसरी बात, बहुत से लोगों को अभी नॉलेज नहीं है, धुलेरा के नियर बाई भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। भाई, शहर की डेवलपमेंट तो है, प्लेटिनम ट्रेड मैंने बता दिया, सरकार को सब कुछ प्लान है, जोन वाइज, रोड वाइज, क्या बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते, ईच एंड एवरीथिंग रिटर्न में है। बिल्कुल। वो पॉलिसी किसी के लिए भी चेंज नहीं हो सकती। बिल्कुल। ये डिजिटली साउंड होने की वजह से हमने धुलेरा को चुना। ओके। पहला रीजन। ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि ये प्लानिंग के साथ है हर चीज। देखो, आज के दिन जो पहले जो होता था ना किसी भी सिटी को डेवलपमेंट, तो वहां क्या होता था, लोग बस गए, फिर सीवरेज वगैरह, कच्ची बस्तियां, फिर गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती थी। हाँ, दिल्ली, मुंबई, ये शहर जितने भी शहर है ना, एक सिंगल सिटी नहीं है ऐसा। उसके बिल्कुल उल्टा है। यहाँ सरकार पहले आपको बेसिक फैसिलिटी देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करेगी, फिर आपको यहाँ रहने की इजाजत देगी। यानी कि टोटली उल्टा होगा ना, लोग रहते हैं, लोगों की जरूरत के हिसाब से सरकार फिर वहां सीवरेज, ड्रेनेज जो भी है उसकी सुविधा के अनुसार डालती है। बिल्कुल। ये बिल्कुल उल्टा, सरकार कह रही है सब कुछ हम पहले डालेंगे, पहले करके देंगे, फिर आप यहाँ आके रहो, तो ही हम परमिशन दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन की। तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगा ना। तो सरकार की इतनी बड़ी प्लानिंग है, तभी तो इस चीज को अलाउड कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि बड़ी प्लानिंग भी बहुत बार फेल हो जाती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, लोग क्या करते हैं ना, लोग ये सोचते हैं कि 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं। हर चीज का आप इस शहर को बिल्कुल माइनर स्टडी करोगे ना, तो बिल्कुल टाइमलाइन पे है। गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा कि हम 2020 में इसको डेवलप कर देंगे। गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा 2025 में इसको डेवलप कर देंगे। गवर्नमेंट शहर को 3 फेज में डेवलप करेगी। ठीक है। बिल्कुल डे फर्स्ट से 2009 का जो गाइडलाइंस निकलवाओगे उसमें रिटर्न है साल, और उसी साल से वैसा ही काम चल रहा है। पब्लिक की एक्सपेक्टेशन क्या हो जाती है ना, बैरल लैंड लिया, देख लिया, फिर ये आज तो बना नहीं, अब बना नहीं। गवर्नमेंट के टाइमलाइन से सब कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट ने 3 फेज में शहर का डेवलपमेंट करना है, जिसको आप यदि गए होगे तो एक्टिवेशन बोलते हैं। जो पहला फेज है, जो आज के दिन रेडी है, वो कितना बड़ा एरिया है आज के डेट में? वो 22.5 स्क्वायर किलोमीटर के करीब एरिया है। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद आपका लीनियर होगा, जो सेकंड फेज 2032 तक, आज की डेट में सरकार बता के चल रही है इसको हम 2032 तक रेडी करके देंगे। ठीक है। और फिर 2040 तक। ठीक है। अब 2040 तक जो एरिया आएगा ना, उस टाइम आप प्रॉपर्टी की इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, कि उस टाइम जो एनसीआर के पिकअप रेट होंगे उससे 10 to 5 टाइम होंगे। उस टाइम के रेट 2040 के जो एनसीआर का पिक टाइम होगा उसको कंपेरिजन करेगा। जो भी प्लांट सिटी बसते हैं ना, जैसे इंडिया में तो एक मतलब चंडीगढ़ वेल प्लान था किसी टाइम में, बिल्कुल, वहां आज भी ट्रैफिक की पोल्यूशन नहीं है। मतलब कितने साल पहले प्लान किया गया, आज भी ट्रैफिक नहीं। सरकार इसको 200 साल 300 साल के प्रोजेक्ट के साथ चल रही है। ये अकेला शहर ऐसा है कि पूरी कनेक्टिविटी भी टूट जाए पूरे इंडिया से, तो भी अपने आप में आत्मनिर्भर है।
पानी की बिल्कुल। व्यवस्था यहाँ है, बारिश के पानी का रेन वाटर कलेक्शन है, ठीक है, सोलर की व्यवस्था यहाँ है बिजली के लिए, बिल्कुल। पोल्यूशन फ्री है, ठीक है सर। तो जैसे कि यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत सारी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है, जैसे किया, तो इसका एक पैमाना क्या है कि मतलब हम कैसे क्या सोचें कि इसका यहाँ पे क्या स्कोप रहने वाला है, और ये कंपनी इतनी भारी भारी वैल्यू जो इन्वेस्ट कर रही है, तो उसका क्या फ्यूचर दिखता है यहाँ पे लोगों के अभी लिए? मैं बता देता हूँ, देखो अभी मोदी जी ने 21-22 के करीब आप लॉकडाउन के बाद के हालात देखोगे ना, तो बहुत से लोगों ने वहां से मूव होने की, चाइना से अपने इंडस्ट्रियल सेटअप को उठाने की कोशिश थी, वहां की पॉलिसी उनको सूट नहीं करती, लेकिन कोई भी इंडस्ट्रियल सेटअप एक दिन में तो उठता नहीं, सालों लगते हैं उसके लिए। तो ये जो शहर है ना, जो मोदी जी ने एक 1918 में नारा दिया था, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे हम इंडिया, उस दिशा में इसको तैयार किया जा रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग भी कैसे वाला, आने वाले जनरेशन का। बिल्कुल। यहाँ सेमीकंडक्टर सिटी के नाम से इसको आप जान सकते हो। तो सेमीकंडक्टर आज के दिन सबकी जरूरत है, सब कुछ डिजिटल है, सब चिप पे चल रहा है। आप घर से निकलो, स्विच वगैरह, बाइक, इलेक्ट्रिक चीजें जितनी भी चल रही हैं, सब चीजों में सब में चिप डल रहा है। ईवी की बाइक से लेके अब हवाई जहाज तक चिप लगा। हाँ, पूरे वर्ल्ड में तीसरी कंट्री इंडिया होगी जो सबसे ज्यादा चिप की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे, उसका ये अब होने वाला है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग होगा, जब आप मैन्युफैक्चरिंग किसी को बना रहे हो ना, इट्स विल टेक टाइम। और कंपोजिशन देखोगे मैप के अनुसार तो 74% कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल, सिर्फ 26% पार्ट रेजिडेंशियल है। तो अगर हम इंडस्ट्रियल की बात करें, बेसिकली यहाँ इसके नक्शे पे सब कुछ प्लान्ड है, रेजिडेंशियल कहाँ है, कमर्शियल कहाँ है, वो रंग से भी डिसाइडेड है, सब कुछ दिखाया है। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज, तो आपको क्या लगता है, जैसे 74% इंडस्ट्रियल है यहाँ पे आप बता रहे हो, इंडस्ट्री यहाँ की ग्रोथ या जॉब सेक्टर्स के लिए कितना मतलब क्रिएट कर पाएगी? मैं बता रहा हूँ, जब 74% है तो ग्रोथ तो जॉब की होनी है। अब इंडस्ट्री के लिए भी ये लोकेशन क्यों बेस्ट है, भाई इंडस्ट्री तो कहीं और भी लग सकती है। बिल्कुल। देखो इंडस्ट्री क्या चाहिए, आजकल लगभग फॉरेन से भी बहुत माल आता है, कच्चा पक्का, पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। आप किसी भी सिटी पे समुद्र नहीं लगा सकते। बिल्कुल। भाई एयरपोर्ट सरकार बना रही है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। इंडिया में भी आप सर्च करोगे तो सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। तो कनेक्टिविटी का अनुमान, अभी वहां जाके देखोगे तो एयरपोर्ट को यूज कौन करेगा, वहां जनसंख्या तो है ही नहीं। बिल्कुल। तो वो एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। दूसरा, इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल जहाँ समुद्र लग रहा है वहां पोर्ट बना रही सरकार, और ऑलरेडी 3 पोर्ट जो एग्जिस्टिंग है वो इसके नियर बाई है। समझ गया। तीसरा, मेट्रो प्रस्तावित है। अभी सिर्फ आप दिल्ली से मेरठ एक ऐसा हाईवे है जो हाईवे के साथ मेट्रो की कनेक्टिविटी। सेकंड ये प्रोजेक्ट होगा जो हाईवे के साथ मेट्रो की कनेक्टिविटी। ये कंपैरिजन कर सकते हो कि जब 250 मीटर का एक्सप्रेसवे बन रहा है, बिल्कुल, और वो भी जहाँ जनसंख्या नहीं है, भाई एक्सप्रेसवे का यूज क्या है, एक्सप्रेसवे का यूज तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए। लेकिन ये जो एक्सप्रेसवे की नहीं, मैंने ये लॉजिस्टिक के लिए, माल के लिए सबसे ज्यादा इसका यूज होने वाला है। तो सबसे बड़े जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इसको यूज करेगा, ताकि फास्ट ग्रोथ हो, फास्ट मैन्युफैक्चरिंग हो। बिल्कुल। तो आपका एक कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इंफ्रा सबसे पहले आएगा, बिल्कुल, इंडस्ट्रीज उसके बाद बसेंगी, बिल्कुल, उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पैदा की जाएगी, बिल्कुल, उसके अनुसार यहाँ पे लोगों को बसाया जाएगा। बिल्कुल कि मतलब जैसे आज दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर की हम बात करते हैं, तो यहाँ दिक्कतें क्या है ना कि यहाँ पे लोग तो पहले पहुंच गए, इंफ्रा नहीं पहुंचा, आज तक इंफ्रा पहुंच ही रहा है, चीजें हो रही हैं, तो ये सारी चीजें दिक्कतें यहाँ नहीं आने वाली। ये वेल प्लान सिटी है जो अपने हिसाब से पहले ही रेडी रहेगा और हर चीज के लिए पहले से ही चीजें करी गई है। यहाँ पे एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि ये सेल्फ सिटी है, मतलब इसके लिए इसको कुछ बाहर से रिसोर्स नहीं करना है। चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, चाहे हम बात कर लें आपको यहाँ पे वाटर की, तो ये सब ये खुद ही अपना जनरेट करेगी और खुद ही यूज करेगी। इसको किसी भी बाहर के स्टेट या सिटी के लिए डिपेंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली हरियाणा पे डिपेंड होता है, ठीक है, अगर वो पानी बंद कर दे तो दिल्ली में पानी आना बंद हो जाएगा। तो क्या इस सिटी के अंदर भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली है? देखो सिटी का मैं बताऊं ना, यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, सरकार ने जो कमियां थी उसको एक बेस्ट यूज बना दिया। ठीक है, रेन वाटर कलेक्शन हो रहा है, उसके अंदर आप ड्रेनेज बना रखी है, आज की डेट में 6.5 किलोमीटर लंबी बनी है, वो पूरे शहर से बनेंगी और उसको खंबात खाड़ी से कनेक्ट कर देंगे। ओवरफ्लो होगा बारिश से, मतलब इंडिया में एक भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ 30 दिन बारिश हो जाए और वहां बाढ़ की नौबत ना आए। 30 दिन कंटिन्यू बारिश हो जाए, ये पहले सेट ही हो गया। आप 60 दिन कंटिन्यू बारिश करा दो, उस ड्रेनेज को आपके उसमें खंबात को खाड़ी में छोड़ देंगे, समुद्र लग रहा है, यदि वो नहीं है तो उसको कट करके उसको पीने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तीसरा, आज के दिन भी आप जाओगे तो 3 तरह के ट्रीटमेंट प्लांट आपको रेडी मिलेंगे, ठीक है, स्वैग ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और आपका SWTB, ठीक है। 3 ट्रीटमेंट प्लानों की अपनी वैल्यू। इंडस्ट्री से जो वेस्टेज आएगा उसके लिए उसकी रिसाइकल अलग होगी, बिल्कुल। जो पानी आपका घरों से वेस्टेज आएगा उसके लिए रिसाइकलिंग उसकी अलग होगी, और जो पीने के लिए प्योर पानी होगा, जो बारिश का कलेक्शन किया उसको पीने पानी के लिए, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट अलग होगा, बिल्कुल। आज वहां लगभग 33 गांव पड़ते हैं, 22 गांव ऐसा यार जहाँ डिजाइन किया गया और 11 गांव बाहर है। उनकी जनसंख्या 37-38 हजार थी पिछली कैलकुलेशन जो भी सरकार ने जिस टाइम की जनगणना हुई थी उसके अनुसार।
उससे ज्यादा 50 लाख लोगों के लिए पानी पीने के लिए आज की डेट में ट्रीटमेंट प्लांट रेडी है, उससे आप सप्लाई ले सकते हो, रेडी टू मूव है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री को खड़ा कर रही है। इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार आएगा, रोजगार आएगा तो रहने के लिए अपने आप आदमी सेटअप कर ले। लेकिन उसके लिए सब कुछ वेल प्लान है, कितना वो बना सकता है, कहाँ बना सकता है, कितना मिनिमम साइज प्लॉट ले सकता है। वो ऐसे दिल्ली की तरह नहीं होगा कि एक एम्पायर खड़ा होगा, वहां आबादी तो रह रही है 10 लाख की और वो पूरी कैपेसिटी उसकी सारी 1 लाख की है। इसमें वेल प्लान, आप देखोगे दिल्ली जितनी बड़ी साइज है, गवर्नमेंट के नॉलेज 20 लाख लोग इसमें रह सकते हैं। अब आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि किस लेवल का इसको डिजाइन किया गया। बिल्कुल, उससे बस 20% की आबादी की हम बात कर रहे हैं सिर्फ से। तो इसमें अजय भाई एक बात निकल के आती है कि चलो पानी का आपने बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी का भी मैंने सुना है कुछ, ये अपना ही एक इलेक्ट्रिसिटी का टाटा का 5000 मेगावाट का सोलर पैनल लगने लग रहा है। ठीक है, जिसमें आज की डेट में 300 मेगावाट रनिंग है, ठीक जो है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, 1000 मेगावाट अंडर प्रोसेसिंग है, कभी भी उसका काम कंप्लीट है। उसके बाद रेस्ट और अगले 4 साल का गवर्नमेंट का टारगेट उसको कंप्लीट करके स्टार्ट कर, जिससे पूरी सिटी में इलेक्ट्रिसिटी, पूरी सिटी में इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो इस एक हो गया, मतलब वाटर भी यहाँ पे अपना है, जो एक कहीं पे भी इंसान इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो दो चीजें सोचता है कि हमें पानी कैसे आएगा, यहाँ पे बिजली कैसे आएगी, वो चीज यहाँ पे गवर्नमेंट ने सेल्फ सफिशिएंट है। यहाँ पे एक भी सुना है कि हमने लैंड तो प्लग एंड प्ले रहेगी, तो समझ में आता है कि पहली चीजें आ जाएंगी तो प्लग एंड प्ले रहेगा। दूसरी चीज जो यहाँ एक चीज समझने वाली है कि गवर्नमेंट क्या यहाँ पे क्या सपोर्ट करने वाली है इन द फ्यूचर, कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज को कैसे सपोर्ट करेगी या कैसे कर रही है आज की डेट में, उस चीजों के गवर्नमेंट ने पॉलिसीज क्या है थोड़ी सी। मैं उसका थोड़ा सा बताता हूँ। गवर्नमेंट तो यहाँ इंडस्ट्री के लिए बहुत, उसके बिजली में कंसेशन, उसके पानी के बिल में कंसेशन, उसके लैंड के अलॉटमेंट में कंसेशन, मतलब बहुत कुछ है। जितने भी लैंड जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी स्पेशल गुजरात गवर्नमेंट ने बना रखी है इसके, अच्छा, वो हर चीज पे आप इंडस्ट्री डालते हो तो हर चीज को गवर्नमेंट यहाँ सपोर्ट कर रही है। कितने बड़े लेवल पे, जैसे अभी टाटा का सेमीकंडक्टर का प्लांट लग रहा है जिसमें 91,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने उसको अलॉट किए, लैंड प्रोवाइड किए, वो अलग है। तो इससे ज्यादा गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करेगी। बिल्कुल, कनेक्टिविटी डे फर्स्ट उनको तैयार करके दे रही है, एक्सप्रेस वे तैयार करके दे रही है, पोर्ट तैयार करके दे रही है, एयरपोर्ट तैयार करके दे रही है, मेट्रो तैयार करके दे रही है। ये 5 मेजर कनेक्टिविटी होती है। लॉजिस्टिक का अलग ही पार्ट है, उसके लिए आपकी भीमनाथ जंक्शन से धोलेरा का 466 करोड़ का फंड अलॉटमेंट गवर्नमेंट कर चुकी। आज के दिन इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं हुई, उससे पहले उसका रेल कॉरिडोर का लाइन के लिए फंड अलॉटमेंट हो गया। जिस दिन उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा उससे पहले तो रेलवे लाइन बन के तैयार हो जाएगी। बिल्कुल, उसे क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, सुविधाएं चाहिए। भाई इंडस्ट्री के डोर पे ही कोई पिकअप एंड ड्रॉप हो रहा है तो उससे फास्टर कुछ होता नहीं हो सकता, और कच्चा माल उसके बिल्कुल नजदीक है तो उसकी कॉस्टिंग भी कम आएगी। फिर गवर्नमेंट भी उसको टाइम टू टाइम अलग तरह के रिलेशन, मतलब लैंड में भी उसको प्रोवाइड, सब्सिडी बोल सकते हैं उसको, एक टाइम पीरियड में यदि प्रोजेक्ट को पूरा कर लेता है तो। फिर उसके बिजली के कंसेशन भी हैं और सबसे लोएस्ट रेट पे यहाँ बिजली प्रोवाइड करवाएगी, बिल्कुल आगे तक के बिजली। बिल्कुल, भाई जब इंडस्ट्री डल जाती है तो सबसे ज्यादा खर्चा तो उसका यूनिट का ही आता है, इलेक्ट्रिसिटी वो जितने इंडिया में उससे भी सबसे कम लोएस्ट रेट पे गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करवाने। तो एक अजय भाई इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन जो मेरा आता है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है इन्वेस्टमेंट को लेकर ना लोगों के लिए बहुत मिथ है कि एसआईआर के बाहर क्या होता है, अंदर क्या होता है, कैसी लैंड्स हैं, गवर्नमेंट देती है, किसान देता है, कौन देता है। तो ये मिथ अगर एक सिंपल भाषा में हम कहें तो कैसे क्लियर कर सकते हैं कि क्या है यहाँ पे। देखो यहाँ गवर्नमेंट भी लैंड दे रही है और किसान भी दे रहा है। गवर्नमेंट ने यहाँ सबसे पहले तो अपने को लैंड पॉलिसी समझनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी भी फार्मर के पास जितनी भी जमीन थी उसका 50% गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया और 50% का उसे कंपनसेशन दिया। 50% उसे डाउन प्लानिंग के मैप पे रोड रास्ते लगा के उसको लैंड हैंड ओवर कर दी। ठीक है, अब वो उसकी इच्छा है, वो रखे, उसको बेचे, जो भी करना चाहे। दूसरा पार्ट है गवर्नमेंट का। अब यहाँ लगभग ऑलमोस्ट 75% लैंड गवर्नमेंट के पास है। ओके, लेकिन गवर्नमेंट आपको एक बाउंडेशन के साथ चीजें देगी, क्योंकि शहर बनाना है गवर्नमेंट को, बिल्कुल बंदरबाट नहीं करनी। ठीक है, आपको एक टाइम पीरियड देना पड़ेगा कि ये रेट बन रहा है, इस रेट पे इस टाइम पे मैं ये चीज रेडी कर दूंगा सर। ठीक है, उस हिसाब से गवर्नमेंट अलॉट करती है। रही फार्मर की बात तो फ्री टू डेवलप है, वो आपको रजिस्ट्री मिलेगी गवर्नमेंट की, आपको लीज पे मिलेगी 99 ईयर के लिए। वहां आपकी कोई बाउंडेशन नहीं है कब आप लगाना चाहते हो कब नहीं लगाना चाहते, आप लेके रखो, उसको ट्रेड करो या उस पर अपना कोई प्रोजेक्ट खड़ा करो। उस पर कंस्ट्रक्शन की इजाजत तभी है जब उस पर्टिकुलर जोन में सरकार उसको रोड रास्ते बना के परमिशन दे देगी। ये डे फर्स्ट से क्लियर है। ठीक है, लेकिन जो लैंड गवर्नमेंट किसान से भी ले रही है उसका भी लैंड यूज डिसाइड है कि वहाँ कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है। यहाँ पे है ना, यहाँ पे हर चीज डिसाइडेड है। सबसे पहले आपका जोन कौन सा है, लगभग 9 जोन है यहाँ। जैसे आपका आईटीएन नॉलेज है तो वहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आई एक्सेस है, सिटी सेंटर है, आपका रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है। मतलब जिस जोन में आपकी लैंड आ रही है उस जोन के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ परमिशन मिलेगी। बिल्कुल,
और उसका एफआईआर से लेके क्या लग सकता है, हाँ, सब कुछ एक पेपर पे decide- एवरीथिंग रिटर्न में है। एक चीज मुझे बताइए, देखो इन्वेस्टर 2 या 3 तरीके के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टर कि आज कोई कहता है मुझे यहाँ पे 1 करोड़ रुपए डालने हैं, ठीक है। तो क्या हम उसका क्या समझा सकते हैं कि ये सिटीज, जैसे मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ, तो इसको 2040 तक पूरा बन के खड़ा होने में लगेगा। बिल्कुल। ठीक है, ये एक सच्चाई है, लोगों को समझ में भी आनी चाहिए। अगर कोई 1 करोड़ कहता है और कहता है कि मुझे साल 2 साल में एग्जिट लेना है, तो उसको किस तरीके की कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देके या किसी तरीके से बताइए कि वो कैसे कर सकता है। देखो यहाँ जो लैंड का ग्रोथ है ना, पिछले 2 साल को छोड़ दो, जब रिपीट हुई है सरकार पिछले साल से, उससे पहले हर जगह प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी पे थी। यदि प्रॉपर्टी में कोई भी काम करे, यहाँ 2009 से भी स्टेबिलिटी नहीं है। उसके बाद भी आप ग्रोथ देखोगे, 2009 में यहाँ 5,000 रुपये बीघा भाव था। अच्छा। 2020 में यहाँ 30,000 रुपये बीघा भाव था, मतलब यानी कि 5 वाले का 6 गुना हुआ। बिल्कुल। 21-22 में 2.5 लाख रुपए बीघा था, तो 30,000 वाले का 6 गुना हुआ। बिल्कुल। आज वहां 70-80 लाख रुपए बीघा है, तो उस 2 लाख वाले का भी 25 गुना हुआ। और इन द फ्यूचर ये 5 साल बाद आप कनेक्टिविटी देखो ना 25 साल की। लोग कहते हैं भाई बना नहीं, वो टाउन प्लानिंग में पहले उसकी 2023 की गाइडलाइन थी कि 23 में हम इसको डिलीवर करेंगे फर्स्ट फेज को। लेकिन रेट देखोगे ना लैंड के, वो कभी स्टॉप नहीं हुए और आगे भी स्टॉप नहीं होंगे। जैसे जैसे बनता चला जाएगा, वैसे आज भी लोग सोचते हैं कि भाई मैं 2.5 लाख में 3 लाख में ले लेता तो अब तो बहुत हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ ये गुड़गांव जाके देखो, दिल्ली जाके देखो, स्क्वायर फीट में भी बिकेगा, मालों में भी बिकेगा माल। वो एक है लैंड का, आज गुड़गांव जाओ आपको 500-700 करोड़ से नीचे कोई लैंड नहीं आएगी। बिल्कुल। 1 एकड़ 2 एकड़ लोगे, एकड़ में बात होगी, 1 एकड़ ले रहे हो 50 करोड़ 100 करोड़ है तो बताओ। बिल्कुल। यहाँ आपको 100 एकड़ के करीब आ जाएंगे। तो जिस इन्वेस्टर के पास जो बजट है, ऑन एवरेज साल की मानो ना, तो साल में 35 से 40% की ग्रोथ मिनिमम लैंड दे देती है। चाहे वो आपने धोलेरा में कहीं भी ले रखी हो, कहीं पे भी 920 स्क्वायर किलोमीटर कोई भी एरिया, किसी भी गांव, फिलहाल जहां पोजीशन दे दी सरकार ने, वहां लैंड पे जाओगे तो वहां कॉस्ट आई है। बिल्कुल। आपको लैंड टिकट साइज बड़ा चाहिए, ठीक है, अब आपकी टिकट साइज बड़ी नहीं है, पॉकेट अलाउड नहीं कर रही, तो आप लीनियर में चले जाओ। लीनियर में भी ठीक ठाक बजट चाहिए, उससे भी सस्ता। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ कहीं नहीं है, लैंड की ग्रोथ हर जगह है और सब जगह प्रोफेशनली सेम सा ही बढ़ रहा है। एक तो कंफ्यूजन है लोगों को लेकर, लीनियर एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है लीनियर की डेफिनेशन है कि जो 2032 तक जो लैंड डेवलप करनी है सरकार ने, उसको लीनियर बोलते हैं। जो गाइडलाइंस के अनुसार 2032 तक सेकंड फेज में सरकार बना के देगी रोड रास्ते, ठीक है, उसको लीनियर बोलते हैं। उसके बाद जो लैंड बच जाएगी, एक तो अभी 22.5 स्क्वायर किलोमीटर डेवलप हो चुका, बिल्कुल, एक लीनियर में डेवलप होगा। उसके बाद थर्ड जो फेज होता है उसको फ्यूचर बोलते हैं, जो 2040 तक डेवलप होगा। मेरा ऐसा मानना है कि 2040 तो पकड़ेगी नहीं। जब एक ग्रोथ कोई चीज पकड़ लेती है ना, तो वो उसके बाद का कन्वर्जन अलग होता है। फिर तो लोग भी डेवलप करने लग जाएंगे, रोड भी, लोग भी रहने लग जाएंगे, अपना कंस्ट्रक्शन फ्री होता जाएगा, कंस्ट्रक्शन बनाते चले जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई मैं 5-10 साल रुक सकता हूँ, तो उस पर हम क्या मान के चलेंगे, क्या उसको एक अप्रोक्सीमेट, भाई वो मैं फिगर बताऊंगा तो आपको रियलिस्टिक लगेगा नहीं। तब भी एक आइडिया जो आज तक का 100 गुना से ऊपर ही होगा, 500 गुना हो जाए तो भी कोई अचरज की बात नहीं। ऐसा पास्ट में क्योंकि हुआ है, इससे भी मैंने आपको गुणा कर दिया ना, 5,000 से आप 80 लाख रुपए बीघा मानो, 15 साल में हुआ ना, आप गुणा निकाल लो कितना गुना हुआ। 5,000 बीघा से 80 लाख रुपए बीघा में आप देखो क्या कन्वर्जन होगा। और इससे नीचे कुछ नहीं है, इससे ऊपर ही है 1.25 करोड़ 2 करोड़। एक हमारी जो अच्छी बात है कि हम एंट्री और एग्जिट इन्वेस्टर का सिक्योर करके चलते हैं, क्योंकि एंट्री इन्वेस्टर जिस रेट पे करे और एग्जिट हम सिक्योर करके चलते हैं, उसको एक प्रॉफिट के साथ देते हैं। उसका मिनिमम टाइम हमारा 5 से 6 महीने से लेकर साल 2 साल जो भी रहता है, वो जो हमारी बात होती है एट अ टाइम। 1-to-1 बात करते हैं कि यहाँ का एक्सप्रेसवे है, ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है, जैसे जहां से वो छोड़ेगा वहीं से हमारा एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो एक्सप्रेसवे हमें भावनगर तक जोड़ता है, अहमदाबाद से धुलेरा के बीच में से होते हुए बिल्कुल शेख जायद रोड की तरह सिटी के बीचों बीच निकलेगा। ठीक है, तो ये कब तक बनके तैयार हो जाएगा आज की डेट? एक्सप्रेसवे तब भी आपको अप्रैल मई तक चालू हो जाएगा, लास्ट अब मई बता रहा हूँ, सरकार की डेडलाइन तो मार्च है उसमें। लेकिन कोई भी काम कंप्लीट होता तो महीने 2 महीने फिनिशिंग वगैरह में लगे। आज भी आप एक्सप्रेसवे के ऊपर से जा सकते हो, ठीक है। 2 या 3 कट है जो पेंडिंग है, जो रेलवे लाइन आती है, ठीक है, आपको उसी से लाइव एक पता चल जाएगा कि चीजें कंप्लीट है। आपका एयरपोर्ट दिसंबर 25 की डेडलाइन है, कार्गो और पैसेंजर दोनों का एयरपोर्ट रहेगा हमारा। ये सबसे पहले यहाँ कार्गो स्टार्ट होगा, ठीक है, उसके बाद पैसेंजर, क्योंकि देखो अभी टाटा का लग रहा है ना, ताइवान के साथ कोलैबोरेशन के साथ काम हो रहा है, बिल्कुल, तो बहुत सी चीजें बाहर से आनी इंडस्ट्री होगी, तो उसके लिए सबसे पहले एयरपोर्ट जो है ना कार्गो के लिए स्टार्ट होगा। ठीक, कार्गो की डेडलाइन सबसे पहले, उसके 2 महीने 6 महीने या 7 महीने बाद आपका पैसेंजर स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी।
तो एक हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ये बताइए कि यहाँ पे वो कितने पैसे से इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते, क्या वो एक अपना पैसा लगाएं जो उनको एक वैल्यू मिले। देखो रियल एस्टेट एक इनप्रैक्टिकल थिंग है, यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी नहीं चलती है, यहाँ पे सब कुछ इनप्रैक्टिकल ही होता है कि जो सोचा है वो तो नहीं होता, कुछ ज्यादा ही होता है, नीचे नहीं जाता। बस इस सेक्टर की यही चीज है कि नेगेटिव में नहीं जाता और बहुत टाइम नहीं जाता, तो ये मैक्सिमम जगह ही है। तो क्या एक इन्वेस्टमेंट साइड वो लेके चले कि जिसमें आप उनकी हेल्प कर सकते हो, चाहे ट्रेडिंग के माध्यम से, चाहे किसी भी तरीके से, और पेपर उनके पूरे 100% होके रहेंगे, ये आपने मुझे पहले आश्वासन दे दिया। तो इस चीज में बताइए क्या एक टेंटेटिव छोटा बजट साइज लेके चलो। सर देखो, धोलेरा SIR की हम बात करते हैं ना, तो धोलेरा SIR इनसाइड सिटी में आप मतलब 2 करोड़ से नीचे कोई बजट है तो उसमें आप चॉइस नहीं कर सकते। ये मतलब इंट्रो एग्जिट तो डिसाइड कर सकते हैं हम उसका, हाँ। कि आप ये प्रॉपर्टी लो और ये इतने ग्रोथ पे आपकी निकल जाएगी। लेकिन कस्टमर चाहे कि मैं इतना ही लूं, मतलब हाई एक्सेस ही लूं, छोटा टुकड़ा लूं, 48 मीटर रोड पे लूं, तो बजट के अनुसार सेट नहीं होता। क्योंकि टिकट साइज यहाँ क्या है ना, एक्चुअली देखो 33 गांव में जो जनसंख्या है ना वो 37,000 के करीब है, तो यहाँ लोगों के पास जमीनें बड़ी है, बिल्कुल। जो फार्मर लैंड बेचता है वो बड़ी बेचता है। फिर गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं, जैसे 55 मीटर पे आप हाई एक्सेस लेने जाओगे तो 6,000 गज से नीचे की रजिस्ट्री नहीं होगी, तो आपको 6,000 से ऊपर ही बेचना पड़ेगा। अब 6,000 गज से 7,000 गज का टुकड़ा है, 8 का है, 11 का भी है ना, तो 11 का एक साथ ही सेल होगा। यदि 13 का होगा तो उसके 2 पार्ट हो जाएंगे गाइडलाइंस के। फिर उसका फ्रंट कितना लग रहा है मैप में, उस फ्रंट के हिसाब से डिसाइड। तो आप जिसके साथ भी आप आ रहे हो, इन्वेस्टर आ रहा है, उसके साथ एक टूनी बना के 50 लाख रुपए मिनिमम में आप यहाँ स्टार्ट कर सकते हो, और अच्छी मतलब एंट्री है और अच्छा एग्जिस्ट है। मैं तो कहता हूँ कॉमन जो आदमी है मिडिल क्लास, वो यदि अब नहीं कर पाएगा ना तो 27 के बाद धोलेरा में सिर्फ प्लॉट ही लेने लायक रह जाएगा, लैंड पे काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, इतनी ग्रोथ है। अब ग्रोथ की समझो ना, मैं कह रहा हूँ 27 में रेट बढ़ेंगे तो आज कोई ले रहा है उसके भी बढ़ेंगे, बिल्कुल स्वाभाविक है ना। जिन्होंने पीछे लिया उनके भी बढ़े। जब आप ये देख लो आज उसी बजट में 2-2.5 करोड़ में बड़ी लैंड आ रही है आपको 10,000 20,000 गज। यदि वो इस चीज आपकी जाके 27 में आपको वहीं जाके 1,000 गज लेनी पड़ रही है तो ग्रोथ आप लगा लो 10 टाइम्स तो ही रहा है। बिल्कुल, क्योंकि 26 के लास्ट में सेमीकंडक्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो एक एम्प्लॉयमेंट खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, रेंट की रिक्वायरमेंट आज भी आपके दिल्ली NCR से 2 टाइम्स है। बिल्कुल, जबकि अभी तक रिन्यू का प्लांट चालू है। अब आप ये देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो रेडी हो रहा है, सरकार के नॉर्म्स की वजह से कुछ लोग बना भी नहीं पा रहे कंडीशन की वजह से। अब वो लोग भावनगर एम्प्लॉयमेंट को रखते हैं, वहां से डेली ट्रेवल कराते हैं, 60 किलोमीटर पड़ता है भावनगर, रेंट तो वहां भी दे रहे होंगे, और फिर बसेस का आना जाना, ट्रेवलिंग टाइम 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी है। 50 लाख मिनिमम से आप किसी भी बिल्डर के साथ, डेवलपर के साथ, जो भी आपका ट्रस्ट है उसके साथ स्टार्ट करके जो भी आपको 2,000 5,000 गज मिल रहा है जो अवेलेबिलिटी पे है, उसको आप एक अच्छी ट्रेड कर सकते हो। दूसरी प्लानिंग होती है, आपके पास बजट है तो आपको लेके रखना है, तो वहां बैठ के आप डिसाइड करो मुझे ये 5 साल 10 साल के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करनी है, तो उसी हिसाब से वो आपको सजेस्ट कर देगा कि कहाँ क्या ग्रोथ है। धोलेरा अपने आप में तो बन ही रहा है। बिल्कुल, अब धोलेरा का मैप जो आप देखोगे ना, इससे जस्ट ऊपर 5 किलोमीटर ऊपर, अच्छा, 400 एकड़ में लोथल बन रहा है। लोथल क्या मतलब? लोथल एक टूरिज्म प्लेस है जो समुद्री विरासत जितनी भी है, ठीक है, और हमारी पुरानी सभ्यताओं की विरासत जितनी भी है वो सारी समावेश है वहां। अच्छा, और 400 एकड़ में बन रहा है, वो छोटा नहीं बन रहा। आपको घूमने के लिए 3 दिन लगेंगे। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल पे, स्टैचू ऑफ यूनिटी पे आप गए होगे, उससे 20 टाइम्स बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसे क्या गुजरात गवर्नमेंट बना रही है? हाँ, इसे गुजरात और सेंटर दोनों मिलकर बना। अच्छा, ये भी ठीक है, उसमें भी टीपी वगैरह, उसका 30% के करीब लैंड मोस्टली रिवर होंगी। आप पूरे में घूमने के लिए आपको बोट का सहारा लेना पड़ेगा। दुबई की तरह वहां आपकी लेजर लाइट होगी शाम को पानी के अंदर। एक बड़ा टावर 73 मीटर ऊंचा टावर बना रहे हैं जो आपको अहमदाबाद से दिखेगा। तो धुलेरा डेवलप हो रहा है, उसके साथ डेवलपमेंट, कहीं भी कोई डेवलपमेंट होता है उसका असर नियर बाई जाता है। ये सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। और इसके बाद इसके नीचे आ जाओ भाई, पूरे मैप में एक साइड समुद्र है, एक साइड आपका लोथल हो गया, उससे आगे अहमदाबाद आ गया। अब दूसरी साइड सरकार एक क्लस्पर डैम के नाम से डैम बना रही है। ओके, नीचे की साइड बहुत, तो धोलेरा के चारों साइड सरकार डेवलपमेंट कर रही है। आप ये देखो ना, उनकी डेवलपमेंट का फर्क। एक मीठे पानी की झील के लिए क्लस्टर डैम के नाम से पूरा उसके ऊपर 6 लेन हाईवे जो सूरत को कनेक्ट करेगा। तो ये 2 बड़ी मेगा परियोजना भी धोलेरा के साथ है। जब इन्वेस्टर से क्या होता है ना, डेवलपर एक धोलेरा बता के छोड़ देता है। अब हम किसी भी शहर की प्रोग्रेस देखते हैं तो उसके देखते हैं कि उसके नियर बाई भी क्या बन रहा है जिसका इफेक्ट आना है। तो लैंड यहाँ बचेगी नहीं भाई। ऊपर जो है ना 400 एकड़ चली गई तो लैंड कहाँ बची? 5-7 किलोमीटर का रनअप बच गया। नीचे की क्लस्पर डैम में लैंड चलेगी। भावनगर ऑलरेडी इंडस्ट्रियल है, भावनगर का आप जब धोलेरा SIR पार कर दोगे ना
तो उससे 15 किलोमीटर के करीब भावनगर आ जाता है। 5 किलोमीटर के बाद को आपका नमक के प्लांट वगैरह वहां लैंड है ही नहीं, ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो लैंड कितनी है SIR के बाहर भी? बिल्कुल नहीं। तो वो सारी चीजें काउंट करते हैं कि आपका लैंड का अप्रिसिएशन क्या मिलेगा। तो इन सब चीजों से कंक्लूजन एक होता है कि ये एक वन ऑफ द मतलब वंस इन अ लाइफ इस तरीके की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यहाँ पे कोई प्राइवेट बिल्डर डेवलप नहीं कर रहा। यहाँ कभी भी ठहराव नहीं आएगा। हाँ भाई देखो, प्रॉपर्टी पीछे 10-11 साल मैंने स्टार्ट किया तब बताया था ठहराव था, अभी अप है। अब हो सकता है और जगह भी रियल एस्टेट ठीक चल रहा है, लेकिन 2 साल 3 साल बाद वहां सैचुरेशन आ जाए। यहाँ 40 तक आपको भागते ही जाना है प्रॉपर्टी का। हाँ, सबसे प्लस पॉइंट ये एक जो मेजर रोल जो यहाँ पे निभा रही है, हमारे यूजर्स को भी बताना चाहेंगे कि मेजर रोल जो गवर्नमेंट निभा रही है, यहाँ पे कोई अभी प्राइवेट डेवलपर मेजर रोल नहीं निभा रहा। और एक गवर्नमेंट के बात अगर बात करें तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे 1000 करोड़ जेविल कंपनी ने अभी यूएई से इन्वेस्ट किया था। उसके बाद अभी जापान की कंपनी यहाँ 5 स्टार होटल बना रही है, मैंने सुना है। और अगर हम बात करें तो इन कंपनियों का अपना वर्किंग प्रोसीजर भी बहुत बड़ा होता है। वो इन्वेस्ट करने से पहले उसका सर्वे करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये एक वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर पे कॉल कीजिए। हमारा ऑफिस कासिंद्रा के ऊपर है, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिस का एड्रेस भी मिल जाएगा। ब्रिलेंटो होम्स के नाम से हमारा ऑफिस है। आप अजय भाई से आके यहाँ मिलिए और आपको अजय भाई यहाँ पे एक अच्छी डील, अच्छे गाइडेंस के साथ, अच्छे पेपर वर्क के साथ देंगे और आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। फॉर नॉट यहाँ पे हम बेसिकली डीलर वाला काम नहीं करेंगे, डीलर्स की तरीके से काम नहीं करते। हम यहाँ पे एक प्रॉपर कंसल्टेंट है जो आपके पैसों को अपना पैसा समझ के उसको एंट्री एग्जिट दोनों उसमें डिसाइड करते हैं और एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह आपके साथ रहना चाहते हैं, मतलब आप एक संबंध रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि अजय भाई ने बताया कि आप यहाँ पे 50 लाख रुपए से यहाँ पे लैंड परचेज कर सकते हैं, बट वहां उसके चीजें अंदर होगा कि मतलब एक वो छोटी प्राइस सेगमेंट के साथ आपको कुछ लैंड्स के ऑप्शन मिलेंगे। आप जैसे अपना बजट बढ़ाएंगे, प्लॉटिंग तो आपको और भी कम में स्टार्ट हो जाएगी। 5 लाख, हमने एक बल्क लैंड की बात की 50 लाख। हाँ, 5 लाख जो यहाँ के आसपास के लाइव रोड है, जो नेशनल हाईवेज है, वहां पे हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है। वहां पे भी आपको मिल सकता है। 20 लाख रुपए से हम करीबन वहां पे स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो आपको मिल सकती हैं चीजें। तो ऑप्शंस यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन वो रुकावट वहीं पे है जब तक यहाँ पे आप पहुंच नहीं जाते या हमसे मिल नहीं लेते। तो हमारे दिल्ली में भी ऑफिस है, नेताजी सुभाष प्लेस के अंदर। हमारा अहमदाबाद में भी ऑफिस है, आप यहाँ मिल सकते हैं। हमारा गुड़गांव में भी ऑफिस है। तो सारी चीजें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी हाईलाइटेड नंबर पे कॉल करके आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। अजय भाई धन्यवाद, ये बहुत सारी जानकारियां देने के लिए। जैसे आप आए, सब लोग एक बार आए गुजरात, देखें फिर डिसाइड करें। बिल्कुल, थैंक यू।